हरे कृष्ण। यस, आज का अपना ऑब्जेक्टिव होने वाला है टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्क्रिप्चर। शास्त्र क्या होते हैं, इसको आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ना अपने वर्ड शास्त्र या स्क्रिप्चर, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, ये क्या चीज है और ये ठीक है भी क्या नहीं है, ये हमारे किसी काम के है कि नहीं है, इस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, ठीक से आ रहा है ना? ओके। अब इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे ध्यान से सुनना। ये एक सिनेरियो है जो हम देख रहे हैं। म्यूट कर लो सब लोग। तो तुम्हारा है सब कुछ तुम्हारा में सारे स्टोरी। ठीक है, इसे ध्यान से देखो। आपके सामने एक एलिफेंट है और ये 6 लोग हैं, और ये सारे के सारे अंधे हैं, दे आर ब्लाइंड। वो कुछ नहीं देख सकते हैं, आंख बंद है। उन्होंने कभी अपने जीवन में एलिफेंट एलिफेंट को पहले कभी देखा ही नहीं है। छुआ नहीं है, महसूस नहीं किया, सुना नहीं है। वो जानते ही नहीं कि एलिफेंट नाम की कोई चीज होती है। अभी जंगल से जा रहे थे और सामने से एलिफेंट आ गया, तो सब जाके इस एलिफेंट के अलग अलग हिस्से को टच करने लगे। ठीक है ना? अब सब लोग ये तो जानते हैं कि हम एक ही ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, जो कि क्या है, ये हाथी, ये एक जानवर है। अब सब एक दूसरे को समझा रहे हैं कि बताओ ये एलिफेंट कैसा दिखता है। तो कोई कैसे बताएगा? भाई जिस हिस्से को वो टच कर रहा होगा उसी के अनुसार बताएगा ना, कि मैं जिस पार्ट को टच कर रहा हूँ एलिफेंट वैसा दिखता है। जैसे मान लो इस व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगी। अब बताओ ये एलिफेंट को जब टच कर रहा होगा, ये इसके किसको टच को टच कर रहा है ना, जो इसके दांत है बाहर निकले हुए। तो बताओ ये क्या सोच रहा होगा कि एलिफेंट कैसा दिखता है? ये ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक एरो जैसा दिखता है ये एलिफेंट, एरो जैसा कुछ होगा। समझ में आ रहा है ये बात? उसी तरह से आपने बताओ ये वाला जो व्यक्ति है, ये दूसरा वाला, दिस वन, ये जो इसकी ट्रंक को टच कर रहा है, बताओ ये क्या सोच रहा होगा कि एलिफेंट कैसा होगा? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, प्रभु क्या जी, सोचेगा? प्रभु जी, यस। प्रभु जी ये सांप सोच रहा होगा कि ये सांप जैसा हाँ, कोई वेरी जानवर गुड। है। कौन बोला ये? एकदम सही। ये जो व्यक्ति है ये सोच रहा होगा कि ये स्नेक है, और ऊपर वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा कि ये एक एरो की तरह है। अच्छा बताओ ये क्या सोच रहा होगा? पर कुल्हाड़ी। हाँ, कुल्हाड़ी, वेरी गुड। ऐसे एक कुल्हाड़ी होती है ना, यूं ऐसे करके कुछ तो होती है इस तरह से, तो सोच जाओगे कुल्हाड़ी जैसा है ये। यस। अच्छा, इसके बारे में बताओ, ये जो उसकी पूंछ को टच कर रहा है, क्या सोच रहा होगा? रस्सी। हाँ, रोप की तरह, बिल्कुल सही। ये सोच रहा होगा कि हाथी की रस्सी की तरह है। अच्छा, इसको बताओ ये। ट्री। पेड़। हाँ, ट्री की तरह, एकदम ऐसे तो ऐसा लग रहा हो पेड़ का तना है शायद ये। ट्री की तरह लग रहा होगा इसको, बिल्कुल सही। ऐसे ये सोचो। बॉल। ये दीवार। इससे क्या लग रहा होगा कि एक वॉल है ना? बॉल। दीवार है। करेक्ट। तो देखो अलग अलग लोग एक ही एलिफेंट को अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। अभी अगर आपस में बात करेंगे कि बताओ वो एलिफेंट कैसा था, तो आपको लगता है इनके बीच में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? एक बोलेगा कि नहीं नहीं वो तो ऐसा दिखता था, मैंने देखा, मैंने छुआ था, मेरे को पता चल रहा था। होगा कि नहीं होगा आपस में झगड़ा? होगा। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी आपकी आवाज भी। एक हो रही है क्या आवाज? हरे कृष्णा। ठीक आ रही है आवाज प्रभु जी। ठीक आ रही है या खराब आ रही है? मेरे को क्लियर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक आ रही है आवाज ठीक प्रभु आ जी। रही है?
हाँ ठीक है, जी। तो लोग ध्यान से सुनो फिर, है ना, क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा होने वाला है, बहुत सारी चीजें सीखना है हमको। तो हमने अभी ये देखा कि अगर सबके सब ब्लाइंड हैं और वो किसी एक चीज को जाके अलग अलग हिस्से में टच करेंगे, तो वो पता नहीं लगा सकते कि ऑब्जेक्ट वास्तव में क्या है। ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, और आपकी जो आवाज नहीं आ रही। कोर्स, हाँ अभी बोला नहीं था, जो कोर्स है वो थोड़ा ध्यान दे, जैसी बैकग्राउंड नॉइज आए वो हाथ के हाथ म्यूट करें सबको, है ना, ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है ना, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। जो कोर्स है वो थोड़ा देखते रहे, नहीं तो किसी और को भी साथ में कोर्स बना दो। ठीक है, तो अब बच्चों इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन निकल के आने वाला है, जिसके ऊपर आज का पूरा सेशन बेस्ड है, और इसी पर ही आपकी क्विज भी बनेगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो देखो, ये सब लोग ब्लाइंड थे और एक ही एलिफेंट के बारे में जानना चाहते थे। तो क्या हुआ, क्योंकि ये लोग देख नहीं पा रहे थे और अलग अलग हिस्से को टच कर रहे थे, तो इनको लग रहा था एलिफेंट अलग अलग तरह का है। अरे आपस में एक दूसरे को जब समझाना शुरू किए तो झगड़ा करने लगे। बताओ ये लोग कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में एलिफेंट कैसा होगा? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी नहीं करना है। आज की पूरी क्लास सुनने के बाद लास्ट में जो आज हम सीखेंगे उसके बेसिस पर आंसर करना है कि कैसे ये सारे के सारे ब्लाइंड मैन समझ सकते हैं कि वो किसको देख रहे हैं, और सब की सब एक ही कंक्लूजन पे आ जाएं। अभी तो शुरुआत में बोल रहे हैं कि सब अलग अलग तरह का दिख रहा है, लेकिन बाद में सब लोग बोले हाँ वास्तव में एक ही चीज थी। तो ये हमको जानना है ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आज के सेशन के लास्ट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ये कैसे ये सब समझ सकते हैं कि वास्तव में एलिफेंट कैसा दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, वास्तव में वो जो 6 ब्लाइंड मैन थे वो क्या चाहते थे? नॉलेज गेन करना चाहते थे, करेक्ट। वो जानना चाहते थे कि एलिफेंट कैसा दिखता है। तो नॉलेज को गेन करने के कितने तरीके होते हैं, याद रखना, 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 ways टू गेन नॉलेज। 3 तरीके होते हैं ज्ञान को अर्जित करने के, कोई भी चीज को सीखने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली अपने सामने देखना कि क्या हो रहा है। जैसे आप छत पे गए, आपने देखा कि छत के ऊपर मोर बैठा है, तो नीचे आके बताओगे ना चलो चलो सब लोग छत पे चलो, छत पे मोर बैठा है। तो आपको कैसे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि छत पे मोर बैठा है? क्योंकि आपने खुद जाके देखा है। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, खुद जाकर अनुभव करना, एक्सपीरियंसिंग बाय सेल्फ, खुद समझना, खुद एक्सपीरियंस करना, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है ना, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, खुद जाके अनुभव करना। चलो, ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा क्या होता है? अनुमान। कोई बता सकता है अनुमान का क्या अर्थ होता है? अनुमान मतलब क्या? अंदाजा। गेस वर्ड्स करना। लाइक अनुमान। अंदाजा। हाँ, वेरी नाइस। अंदाजा गेस लगाना। करना, गेस करना कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आज सुबह सुबह एक एक बर्ड देखी, एक बर्ड थी, ग्रीन से कलर की बर्ड थी, और उसके कुछ रेड कलर का ऐसे आगे उसकी चोंच थी। कोई गेस कर सकता है क्या कि वो कौन सा बर्ड होगा? पैरट। 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 पैरट जैसे बोलते हैं गेस वर्क, अनुमान, बाय गेस। ठीक है, तो एक तरीका क्या हो गया? प्रत्यक्ष। यस, एक तरीका क्या हो गया? प्रत्यक्ष। और दूसरा तरीका क्या हो गया? अनुमान, बाय गेसिंग। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स किसी से पूछना। अपन तो अपने आप पता नहीं लगा पा रहे, लेकिन अब किसी से पूछ लो। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो टीचर आपको पढ़ाता है ना, कोई एक्टिविटी करानी है, कोई एक्सपेरिमेंट कराना है, तो कौन कराता है? टीचर। दोबारा आना नहीं है इस कमरे में बाहर। हाँ तो जाओ बाहर जाओ।
हाँ बाहर ले जा, भर के वापस रख दिया, लेकिन अंदर अभी अंदर नहीं रहना। ठीक है ना? तो शब्द प्रमाण मीन्स किसी से सुनना डायरेक्टली। तो कोई भी डाउट है अपने टीचर से पूछा और टीचर ने बता दिया, इसमें हमने देखा नहीं था ना कुछ गैस करना पड़ा, डायरेक्टली टीचर ने बता दिया। तो दिस इज शब्द प्रमाण, मतलब हियरिंग, किसी से सुनना, शब्द डायरेक्टली समझना किसी से। आप मुझे बताओ, जब हम स्कूल में जाते हैं तो इन तीनों में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अपनाया जाता है, सोच के बताओ। प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द? शब्द बिल्कुल सही। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल करेक्ट, शब्द प्रमाण। ठीक है ना? अब एक एक करके हम इन प्रमाणों को देखेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे बेस्ट कौन सा तरीका होता है और किस किस तरीके में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये सब नोट कर रहे हो ना आप लोग? भाई आज के नोट्स आपके बहुत लंबे होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से जल्दी जल्दी नोट करते रहना। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो। आप, आपके सामने एक फोटो है। आपको मुझे बताना है कि जो लेफ्ट वाला सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर, ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है या राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, बताओ। लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट। लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से अच्छा, राइट। राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट। हाँ अच्छा, ये वाला बताओ। राइट से लेफ्ट। राइट। सर सिर्फ सिर्फ बीच वाला मूव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ बीच वाला मूव कर रहा है। और लेफ्ट राइट वाले नहीं कर रहे? नो सर। पक्की बात? अच्छा, यस सर। चलो एक एक वोट करते हैं। कितने लोग बोल रहे हैं कि तीनों में से बस एक मूव कर रहा है? कितने लोग बोल रहे हैं कि तीनों में से बस एक मूव कर रहा है? कोई एक है जो मूव कर रहा है, बताओ। यस, सेंटर वाला। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है तीनों मूव कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा तीनों मूव करेंगे। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है कि तीनों मूव कर रहे हैं? ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन तीनों मूव कर रहे हैं। कितने लोगों को दिख रहा है ऐसा? जी प्रभु जी। कर रहे हैं ना तीनों मूव? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं एक भी मूव नहीं कर रहा, एज एज इट इज है, वो कुछ मूव नहीं कर रहा, ऐसे ही है? कितने लोग को ऐसा लग रहा है? ये पता है एक भी मूव नहीं कर रहा, ये फोटो है बस, इसमें से एक भी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी आंखों में थोड़ा डिफेक्ट होता है। जैसे आप एक तरफ देखोगे तो दूसरा मूव करता हुआ दिखाई देगा, और जब दूसरे के पास चले जाओगे तो पहला मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें कोई भी मूव नहीं कर रहा है, सब रुके हुए हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि अगर हम सिर्फ देख कर नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांस है। ये समझ में आया? अगर मैं सिर्फ देख कर नॉलेज लूंगा लेकिन मैं किसी से पूछा नहीं, तो इसमें गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि हमारी आंखें क्या है, डिफेक्टिव है, हर चीज को 100% सही रूप में नहीं बता सकती। अगर मान लो मैं आपको नहीं बताता कि ये सब रुके हुए हैं, वो जानने के बाद भी आंखें आपको दिखाएंगे कि ये घूम रहा है। ये पता चलने के बाद भी देखो अभी भी घूमता हुआ ही दिखाई देगा, दिख रहा है सबको घूमता हुआ, ये सब चल रहे हैं आपस में। लेकिन आप कोई भी एक पॉइंट को देखो, कोई भी ब्लू सर्कल को देखो, वो रुका हुआ ही दिखेगा आपको, दिखेगा वो चल ही नहीं रहा, वहीं खड़ा हुआ है। उसके आसपास वाले हल्का हल्का मूव करते हुए दिखेंगे, फिर बगल वाले को जाके देखना, वो भी रुका हुआ होगा। तो इसका ना आप में डिफेक्ट है, देख कर आप उस नॉलेज को नहीं ले सकते, उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांस है। ये बात समझ में आई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि सिर्फ देखेंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकता है? ठीक है ना? यस। इसलिए कभी भी नॉलेज लेने के लिए सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि नहीं हमको भी देखना है। जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि देखने पर भी गड़बड़ हो सकती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज और देखते हैं। आप देखो राइट में, राइट साइड में इधर ये कुछ टेढ़े मेढ़े ट्रैक्स हैं। दिख रहे हैं सबको टेढ़े मेढ़े ट्रैक्स? अरे टेढ़े मेढ़े ट्रैक्स हैं।
तो आपको देखेगा कुछ ट्रैक ऐसे जा रहे हैं, कुछ ट्रैक ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं। दिख रहा है ऐसे सबको? सबको दिख रहा है? लेकिन अब फिर से ध्यान से देखो, कोई भी ट्रैक टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सब सीधे हैं। आप स्केल रख के देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इस सारी लाइनों के ऊपर स्केल रख के देखना, सारी लाइन एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन फिर भी देखो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना? जी। इसका मतलब क्या, कि हम अपनी आईज के थ्रू देखने पर भी जरूरी नहीं है सही चीज ही देख पाए, गड़बड़ हो सकता है। ये बात आ रही है समझ में? अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बात को प्रूव करने के लिए। तो आप मुझे बताओ, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब खुद के देखने से ली गई नॉलेज 100% करेक्ट हो सकती है? नो। 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 नहीं। यस, नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। हमारे कितने सेंसेस होते हैं बताओ? 5। नहीं। कौन कौन से? स्मेल, साइट, साइट मीन्स आईज, टच, हियरिंग और टेस्ट। तो देखो मैंने आपको आईज का डिफेक्ट बताया, ऐसे ही कानों में भी डिफेक्ट होता है। किस आपने देखा है कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से सुनाई देता है, लेकिन कुछ लोगों को कम सुनाई देता है। और आप जानते हैं बात, जो डॉग होता है, डॉग वो हमसे भी ज्यादा सुन सकता है। जो आवाज हमको भी सुनाई नहीं देती वो डॉग को सुनाई दे जाती है। जैसे किसी रीजन में अगर अर्थ को एक आने वाला होता है, तो काओ और डॉग इनको पहले से पता चल जाता है, इनको साउंड आ जाती है कि अर्थ को एक आने वाला है यहाँ पे, और हमको बाद में पता चलता है। जानते हैं बात, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी बहुत हल्की सी साउंड को भी बहुत अच्छे से सुन लेती है, हमको नहीं सुनाई देता। तो इसका मतलब कान भी क्या है, डिफेक्टिव, करेक्ट। ऐसे ही जो हमारा टंग होता है, टंग, आपने सुना है जब कोरोना आया था तो लोगों के टेस्ट चले गए थे, किसी को टेस्ट नहीं होता था, जिसको कोरोना हो जाता था टेस्ट नहीं आता था अच्छे से। ऐसे ही मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्मेल भी नहीं आती थी, स्मेल भी चली जाती थी, करेक्ट है। इसका मतलब हमारे सारे सेंसेस में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। अगर मैं सोचूं अपने सेंस के थ्रू, अपने किसी भी एक ऑर्गन के थ्रू नॉलेज लेने की कोशिश करूं, तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ये बात कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? कि अगर हम डायरेक्टली बिना किसी से पूछे नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। सही, क्लियर हुआ? इसका मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, क्या वो अच्छा मेथड है नॉलेज लेने का? नो। क्लियर है? यस, तो अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या होगा? मान लो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से या अपने आंखों के थ्रू नॉलेज लेने की कोशिश करूं, अब मुझे पता तो चल गया कि भाई अगर मैं नॉलेज लूंगा ऐसे तो उसमें गड़बड़ होने के चांस है। गड़बड़ होने के चांस का क्या मतलब है? कि मिस्टेक हो सकती है, करेक्ट। गड़बड़ होने का क्या मतलब है? कि मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक करूंगा। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ा एग्जांपल। 1896 में, ध्यान से सुनना ये बात, 1896 में यूरोप के अंदर एक बीमारी आई थी। ये जो 9th 10th क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल में भी पढ़े होंगे। यूरोप में 1996 में एक बहुत भयानक बीमारी आई थी जिसका नाम था प्लेग। प्लेग, प्लेग दांतों की बीमारी होती है। और ये इतनी भयंकर थी, इतनी भयंकर थी, जितने लोग कोरोना में, जितनी डेथ कोरोना में हुई थी ना, इससे कई गुना ज्यादा डेथ यूरोप के अंदर इस बीमारी के आने पर हो गई थी। और पता है बीमारी क्यों बढ़ी थी? क्योंकि पहले जब ये प्लेग आया उस कंट्री में, तो जो साइंटिस्ट उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि भाई ये प्लेग की बीमारी कैसे ठीक होगी। तो सब लोग बोले कि ये बिल्ली की वजह से बीमारी हो रही है, बिल्ली को मार दो, बिल्ली मर जाएंगी तो प्लेग की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सब लोग क्या किए, पूरे देश में ऐलान हो गया भाई बिल्ली को मारो, बिल्ली को मारो, बिल्ली को मारो, जहां भी बिल्ली दिखती सब उसे डंडा लेके मारना शुरू कर दे। और यूरोप में सारी बिल्लियों को मार दिया गया। तो बाद में देखा कि जो प्लेग था वो तो और स्पीड से बढ़ने लगा। पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर जैसे ही बिल्ली को मारना शुरू किया और स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया, बहुत फास्ट। अब फिर लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या चक्कर है। दोबारा फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर समझ में, अरे बाप रे ये तो बहुत भयानक मिस्टेक हो गया।
बिल्ली से प्लेग नहीं हो रहा था, ये तो चूहे से प्लेग हो रहा था, चूहे को मारना था। अब जो बिल्ली थी वो सारी की सारी बिल्ली चूहे को मार रही थी, तो थोड़ा थोड़ा कम बढ़ रहा था। अब लोगों ने क्या किया, सारी बिल्लियों को ही मार दिया, तो उससे क्या हुआ, चूहे बढ़ना शुरू हो गए और प्लेग भी और बढ़ना शुरू हो गया। समझ में आया? तो देखो, अपने सेंसेस के थ्रू नॉलेज लेने की कोशिश करी, उससे क्या हुआ, मिस्टेक हुई, और मिस्टेक का रिजल्ट क्या हुआ, डिवास्टेशन। तो कभी भी सिर्फ अगर हम सेंसेस पे डिपेंड होके नॉलेज लेंगे तो उसमें क्या होगा, गड़बड़ी। ये बात आ रही है समझ में? और छोटी मोटी नहीं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होने लगती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे इम्परफेक्ट सेंसेस हमें बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की तरफ धकेल देते हैं अगर हम सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट रहें तो। आ रहे हैं समझ में? तो मुझे बताओ, ये किस चीज का एग्जाम्पल था, प्रत्यक्ष प्रमाण का। खुद करके देखा, फिर कुछ रिजल्ट निकाला और फिर उसे अप्लाई किया तो पता चला वो तो गड़बड़ था भाई, गड़बड़ हो गया। ठीक है, बताओ ये कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन। ब्रेन। क्या काम ब्रेन करता है ये? ये हमें ज्ञान देता है, हमें सारी बातें बताता है। हाँ, इसी के मेन ऑर्गन होता है ना बॉडी का, बॉडी सोचने का, बनती सोचने का, समझने का, सारी शक्ति कहाँ से आती है, ब्रेन से आती है, करेक्ट? आपको पता है, शुरुआत में जब मेडिकल साइंस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा था तो लोग क्या सोचते थे कि ब्रेन क्या काम करता है। लोग बोलते थे ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, ब्रेन बस ब्लड को ठंडा करने का काम करता है। ब्लड आता है ब्रेन में और ब्रेन उसे कूल करता है, इसे कूलिंग ऑर्गन की तरह देखते थे। क्या देखते थे, कूलिंग ऑर्गन। ब्रेन क्या ये काम करता है क्या कि बस ब्लड को ठंडा करे? ऐसा नहीं है ना, ब्रेन का एक सबसे बड़ा रोल होता है, क्या पूरी प्रोसेसिंग करता है। लेकिन तब पहले लोग बोलते थे कूलिंग ऑर्गन करता है, तो क्या हुआ, कितनी बड़ी मिस्टेक थी। और इतना ही नहीं, ब्रेन के अंदर एक बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, ऐसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, नाम भले याद मत रखना, तो 9th 10th के बच्चे होंगे पढ़े होंगे, एक ग्लैंड होती है यहाँ पे। आपकी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो ये वाली ग्लैंड काम करती है उनको रिलीज करने के लिए। पहले लोग बोलते थे जब वो साइंस पढ़ रहे थे, बोलते थे कि ये वाली ग्लैंड किसी काम की नहीं है, बस एक जगह भरने के लिए वहां पे लगी हुई है, इसको हटा भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी जैसे कुछ ऑपरेशंस होते थे या कुछ चीजें होती थी, उसमें वो ग्लैंड हटा दी जाती थी, तो देखते थे पूरी बॉडी का हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता था, पूरी बॉडी में खूब सारी बीमारियां आ जाती थी। बाद में समझ में, अरे बाप रे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन ग्लैंड तो यही है, इसलिए ब्रेन के बीच में वो लगी होती ताकि सेफ रहे। तो ऐसे से प्रत्यक्ष रूप से नॉलेज जब ली जाती है तो उसमें मिस्टेक होने की चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नॉलेज का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? तो प्रत्यक्ष हमने पढ़ लिया, अब दूसरा तरीका क्या है, अनुमान, गैस करना। प्रमाण। हाँ, गैस करना। अब देखो, ये सुनने में ही अजीब सा लगता है कि गैस करके नॉलेज लेना, नहीं तो अपने आप में कितने सारे इसमें फॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको कुछ मेजर मेजर चीजें बताता हूँ। कितने लोग इनका नाम जानते हैं, कौन है? सोच के बताओ कौन है। गुरुजी नाम सुना है आपने? डार्विन। हाँ जी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ये ही वो है जो बताए थे कि वो जो इंसान होते हैं वो किससे आए हैं, ह्यूमंस किससे आए हैं? मंकी। सुना है आपने? हाँ, मंकी से, यही थे वो जो बताने वाले थे। अब देखो ये क्या क्या चीजें और बताए थे, इसे समझते हैं। अभी आप पढ़ लेना, ये मैं नोट्स भेज दूंगा। इसके अंदर ये जो लेटर था, एक बुक लिखी थी उन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसके अंदर सब बताया था कि कौन सा एनिमल कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये जो मैंने पूरी थ्योरी बताई है कि कौन सा एनिमल कहाँ से आया, होते हैं कि मुझे लगता है शायद ही ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीजें देखा उससे मुझे ऐसा मतलब ऐसी मेरे को थ्योरी समझ में आ रही है।
तो शायद ऐसा होता होगा। तो मैं इतने सारे शब्द है, प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब शायद ऐसा हुआ होगा। ऐसे स्पेक्यूलेट एक वर्ड होगा, स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट मतलब कि मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो क्या ये 100% ऑथेंटिक रूप में समझा जा सकता है? जब वो खुद ही व्यक्ति बोल रहा हो कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो देखो क्या क्या बात बताए थे। ये बोले कि जिराफ कैसे आया, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? तो बोले कि पहले जैसे जीब्रा या जो छोटे छोटे जानवर होते थे, उनको क्या है ऊपर पेड़ की पत्तियां खानी होती थी। अब खूब सारे जानवर थे तो नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, ऐसे मुंह ऊपर करके खाने लगे। अब जब धीरे धीरे पत्तियां खत्म होने लगी, तो सब जानवरों को अपनी गर्दन से थोड़ा थोड़ा धक्का लगाना पड़ा ताकि ऊपर की पत्तियां भी खा पाए। तो जो छोटी गर्दन वाले जानवर थे, छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, वो तो सारे खत्म हो गए, तो फिर ऐसे ही डेड हो गया। अब जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी लंबी होती रही, वो लोग जिंदा रह गए। ऐसे करके फिर आगे उनके बच्चे हुए तो उनकी गर्दन और लंबी 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 होती चली गई। ऐसे करके जिराफ की इतनी लंबी गर्दन हो गई, पहले इतनी लंबी नहीं होती थी। ये इनका थॉट था। अच्छा मुझे सोच के बताओ कि अगर इस जिराफ को खाना है तो सिर्फ पेड़ की पत्तियां खाकर नीचे घास नहीं खा सकता है? ये जो घास लगी हुई है। और पानी कैसे पीता होगा ये? कॉमन सेंस वाली बात है ना। और फिर अगर ऐसा होता तो सिर्फ जिराफ बचते, सारी जीब्रा मर जाते, काऊ मर जाती सारी, बफेलो मर जाती सारी। वो भी तो बेचारे नीचे मुंह करके जी रहे हैं ना। तो चार्ल्स डार्विन की ऐसी बहुत सारी थ्योरीज थी जो बहुत अटपटी थी। आपको पता है ये वाली थ्योरी सिर्फ इंडिया में पढ़ाई जाती है। 9-10 क्लास में जो 9-10 के बच्चे होंगे सब पढ़ रहे हैं इसको, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से। कितने बच्चे 9-10 के क्लास में बताओ? पढ़ते हैं ना आप लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? जी प्रभु उस बढ़िया। उस चैप्टर के लास्ट के 2 पेज देखना, उसमें यही वाली थ्योरीज दे रखी हैं। ब्लू व्हेल कैसे आई, बियर कैसे आया, और ह्यूमंस कैसे आए, ये सब दे रखा है उसमें। और ये लेटर भी है, तो मैं ये लेटर यहाँ पे लिखा है ना, ये लेटर भी है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है। तो ऐसे करके बोलते हैं कि इस तरह से शायद लंबी क्या नेक वाले जिराफ आए होंगे। ऐसी और क्या बताते हैं देखो। बोले ब्लू व्हेल कैसे आई? तो बोले कि जो भालू था, ये जो अपने ग्राउंड पर ऐसे घूमते घूमते थकने लगा था और से बहुत ज्यादा खाना मिलता नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा पानी के अंदर चलते हैं, पानी के अंदर मछली मिल जाएगी। तो अंदर चलता चला गया, चलता चला गया। अब उसे मछली मिल नहीं रही थी, थोड़ा और आगे चलता चला गया। तो धीरे धीरे चलते 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 पोलर बियर धीरे धीरे उसकी बॉडी वेल में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। क्योंकि अब उसे पानी में ही रहना था ना, पानी में स्विम करना था, तो वेल पोलर बियर की बॉडी में तो कर नहीं पाता, तो उसने क्या करना पड़ा, धीरे धीरे ऐसा वेल की बॉडी डेवलप करना शुरू कर दी। तो वेल ऐसे करके पोलर बियर से वेल बन गया। समझ में आया? अगर मान लो ऐसा होता तो सारे पोलर बियर वेल बन चुके होते, पोलर बियर होते ही नहीं। या फिर थोड़े से ऐसे जानवर मिलते बीच के जो आधे पोलर बियर जैसे दिखते हो, आधे वेल जैसे दिखते हो। अभी बोले कि शायद 10-15 साल में वेल बन जाएगा, अभी पोलर बियर से वेल बनना शुरू हुआ है, ऐसा मिलता नहीं है ना कोई भी। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? सोच के देखो कॉमन सेंस से कि पोलर बियर गया पानी में और सोच रहा है भाई मछली नहीं मिल रही, चलो और चलते हैं, और चलते 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 बड़ा एकदम से वो वेल बन गया। समझ में आया ना ये कैसे अनुमान? इसलिए इन सारी थ्योरीज को सब जगह से रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ इंडिया में पढ़ाते हैं। और इंडिया में जो बुक चल रही है 20 ईयर्स पुरानी है, 1992 में पब्लिश हुई थी एनसीईआरटी, जो अभी आप पढ़ते हो, और 2025 हो गया है, यानी 25 से 30 साल पुरानी लगभग। समझ में आ रहा है ना? ये थ्योरी इंडिया के बाद मैं जिन जिन जगह पे पढ़ाया हूँ सब जगह पे इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है, सिर्फ इंडिया में पढ़ाते हैं। कोई भी डार्विन थ्योरी नहीं पढ़ाते। लोग हंसते हैं अगर ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो देखो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। देखिए अनुमान था उनका, गेस वर्क था। और यही थे वो साइंटिस्ट जो ये बताए थे कि इंसान कहाँ से आए हैं, बंदरों से। और क्या बताए कि पहले बंदर रहा करते थे, फिर धीरे धीरे उनको चलने की इच्छा हुई और वो खाना खाने की इच्छा हुई, अपने हाथ यूज करना शुरू कर दिए तो अच्छे से हाथ बन गए। फिर धीरे धीरे करके थोड़ी इंटेलिजेंस आ गई। तो ऐसे बहुत सारे जनरेशन के बाद वो जो इंसान, वो जो बंदर थे, वो धीरे धीरे क्या बन गए, मनुष्य बन गए, कन्वर्ट हो गए। इसके बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो ये रिजेक्ट करता है कि कभी भी इंसान बंदरों से नहीं आए थे। मैन नेवर केम फ्रॉम मंकीज, दे डू नॉट केम फ्रॉम
दे डू नॉट कम फ्रॉम मंकीज। समझ में आ रही है बात? हमेशा से ह्यूमन थे और हमेशा से बंदर थे। वरना सोच के देखो, इस बात को ध्यान से सुनना। मान लो ये एक बंदर है, ठीक है ना, और ये धीरे 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 करके ऐसे आज इंसान बने हैं। बंदर धीरे धीरे अलग अलग जनरेशन में इंसान बने हैं। तो ऐसे तो सारे बंदर खत्म हो जाने चाहिए थे ना। आज बंदर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और थोड़ी सी बंदर लगी। मिलेंगे और इंसान मिलेंगे, बीच का कोई नहीं मिलता। ऐसा भी तो कोई मिलना चाहिए था जैसे देखने लगे कि यार ये पूरा इंसान अभी बन नहीं पाया, अभी शायद 10-15 जनरेशन बाद पूरा बन जाएगा, थोड़ी पूंछ अभी इसकी निकली हुई रह गई है, थोड़ी सी पूंछ बची हुई है अभी इसकी। ऐसा तो कोई नहीं मिलता ना। या तो बंदर मिलेगा या इंसान मिलेगा। कोई है आप में से जो कहे, नहीं प्रजी में थोड़ा सा भी बंदर हो? ऐसा कोई नहीं मिलता ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना। और फिर इसको आर्कियोलॉजिकली भी प्रूव किया गया। साइंटिस्ट क्या किए, जैसे जमीन में गड्ढा करना शुरू किए, फॉसिल्स निकालना शुरू किए। कैसे स्टडी होती है? जैसे जमीन में खोदा जाता है, और जो जितनी पुरानी जनरेशन होती है, जैसे मान लो कि बहुत पुराने मनुष्य होंगे और वो जमीन में कहीं दब गए, या मतलब कई बार ऐसे दफना दिया जाता है, जैसे मुस्लिम्स में क्या करते हैं, बॉडी को दफन कर देते हैं, और ऐसे धीरे धीरे उन पर मिट्टी चढ़ती रहती है, तो क्या होगा, बॉडी नीचे चलती चली जाएगी। तो ऐसे क्या करते हैं, हिस्टोरियंस जमीन को खोदते चले जाते हैं, और उनसे उनको आइडिया लगता है कि कितने साल पुराने पहले लोग कैसे हुआ करते थे। आपने सुना है मोहनजोदारो और जो इस तरह के हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, ऐसे खोद खोद के जमीन पे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन निकाली थी, पूरी सिटी निकाली थी। तो क्या किए, खोदते खोदते इतने पुराने टाइम वाले फॉसिल पर चले गए, मतलब ऑलमोस्ट मिलियन ईयर्स पुराने, लगभग 1.5 मिलियन पुराने ईयर्स तक चले गए। और उन्होंने क्या देखा कि इतने टाइम पहले भी बंदरों के भी फॉसिल थे, बंदरों का भी स्कल मिल रहा था जमीन में, और इंसानों का भी मिल रहा था। हर टाइम पर इंसान भी थे और बंदर भी थे, इंसान भी थे और बंदर भी थे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था कि कोई बीच वाला स्टेज निकल के आया हो, कि बंदर खत्म होना शुरू हो गए और इंसान इंसान दिखना शुरू हो गया और बीच की कुछ स्टेज दिख रही, ऐसा कभी नहीं था। हमेशा ह्यूमन थे और हमेशा बंदर थे। तो इस बात को हमेशा याद रखना, वी नेवर केम फ्रॉम मंकीज। कोई आपको बोले ना, नहीं नहीं हम सब लोग कहाँ से आए, हम सब बंदर से आए हैं, तो आप उसे बोल देना, भाई आप आए होगे बंदर से, हम तो इंसान से ही आए हैं। ठीक है? तो बता देना उसको, आप आए होगे बंदर से, हम नहीं आए, हम तो इंसान से ही आए हैं। राइट? कोई भी स्पीशी कभी भी किसी दूसरी स्पीशी से ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। तो फिर डार्विन को ये सब क्यों लगा? अब ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ। डार्विन क्या किए थे, कुछ स्क्रिप्चर्स की स्टडी किए थे। जी मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ, बस आपको एक एक डाउट दूर करने के लिए। और स्क्रिप्चर्स में क्या दे रखा है, कल याद करो मैं क्या बताया था, कि जब हमारी डेथ होती है तब अगली बॉडी हमें कौन सी मिलती है, जैसे हमने कर्मा किया होगा। याद है? और ऐसे करके मान लो एक ह्यूमन है, उसने बहुत सारी डिजायर्स करी थी, जिसकी वजह से उसे क्या है, 1 2 3 4 5 खूब सारी बॉडीज मिलने वाली है। अभी मरेगा तो एक बॉडी में जाएगा, फिर एक से दूसरी में जाएगा, फिर दूसरे तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा, पांचवे में जाएगा, फाइनली वापस क्या बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। करेक्ट है? तो स्क्रिप्चर्स में ये वाला एवोल्यूशन दे रखा था कि आत्मा क्या होती है, मरने के शरीर इस बॉडी से निकलने के बाद सबसे पहले क्या जाती है, ट्रीज वाले स्पीशी में जाती है, जैसे पौधा पेड़ इन वाली स्पीशी में जाएगी, वहां पे लाइफ पूरी करेगी, तो फिर एक्वेटिक्स में जाएगी। एक्वेटिक्स मतलब जो जमीन जो पानी के अंदर रहते हैं, वहां पर जब उसकी बॉडी कंप्लीट होगी तो फिर रेप्टाइल्स में जाएगी। रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स में जाएगी, मैमल्स में जाने के बाद फिर ह्यूमन बनेगी। ऐसे करके उन्होंने एवोल्यूशन दे रखा था स्क्रिप्चर्स में। ऐसा नहीं कि बंदर इंसान बन रहे हो, आत्मा क्या होती है, एक बॉडी से निकल के दूसरी में गई। मान लो जैसे छिपकली थी, छिपकली से निकल के किस में चली जाएगी, फ्रॉग में चली जाएगी, फिर फ्रॉग से निकल के किस में चली जाएगी, काऊ में चली जाएगी, काऊ से निकल के किस में चली जाएगी, ह्यूमन में चली जाएगी। ऐसे चलता है आत्मा। बॉडी नहीं चल रही है, आत्मा ऐसे ग्रो करती है, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आया। उसे लगा अच्छा ये चक्कर है, ऐसे होता है, तो उसने उसकी थ्योरी बना दी। समझ में आया? ये डार्विन एक डायरी में इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो इसका आइडिया कहाँ से लिए थे, लेकिन उल्टा पुल्टा ले लिए। तो प्रत्यक्ष और अनुमान देखो, दोनों के चक्कर में गड़बड़ हो गया और आज तक हम भुगत रहे हैं, अभी तक भी वही पढ़ते हैं।
अब देखो सबको यही लगता है कि हम कहाँ से है, बंदर से है। अर्ली मैन, अर्ली मैन, अर्ली मैन, अर्ली मैन नाम की कोई चीज नहीं होती। देखो राम जी कितने करोड़ों साल पहले आए थे कि नहीं आए थे? तब भी वो इंसान ही थे ना कि अर्ली मैन थे? अर्ली मैन भाला लेके जा रहा है ऐसे जंगल में, फिर कोई देखिए मैं राम जी की फोटो अर्ली मैन की तरह बड़ी सी दाढ़ी निकली हुई है और ऐसा ढूंढू ढूंढू करके चल रहे हैं? क्योंकि अर्ली मैन नहीं होते हैं। ये किसकी थ्योरी थी? डार्विन की। और ये सिर्फ इंडिया में बची हुई है, इंडिया के बाहर इसको सब जगह रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अपन भी इसको रिजेक्ट कर दें, चाहे आपके स्कूल में रिजेक्ट हो या ना हो, आप अपने दिमाग से रिजेक्ट कर दो। समझ में आया? इसलिए डार्विन थ्योरी से स्कूल में क्वेश्चंस भी नहीं आते। आप देखना आपके क्वेश्चन पेपर में डार्विन थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली टीचर अपने आप ही कटवा देते हैं उसको, या कोई भी पढ़ा देते हैं और एक आध कोई छोटा मोटा क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन ऐसे बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। समझ में आई ये बात? ठीक है। तो कौन कौन सा प्रमाण पढ़ लिया हमने? प्रत्यक्ष, फिर क्या पढ़ा हमने? अनुमान। अब कौन सा पढ़ना है? शब्द। अच्छा, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रत्यक्ष में क्या प्रॉब्लम थी? सर आईज की। प्रभु जी, हम कुछ भी प्रत्यक्ष से देखते हैं तो हमेशा उसमें कोई ना कोई गलती होती ही है। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ करप्शन होने के चांस है, क्योंकि हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है। अनुमान में क्या प्रॉब्लम है? अनुमान में जब हम अनुमान लगाते तो कभी हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। हाँ, गैस कर रहे हैं ना वो तो। जैसे मान लो आप बैठे हो और बगल एकदम से आवाज आए बगल वाले कमरे में ऐसे, "टिश्क्यां", फिर उसके बाद आवाज आए तो आप क्या सोचोगे क्या हुआ बताओ? बगल वाले रूम से आवाज आई "टिश्क्यां", और फिर तो बताओ क्या हुआ होगा? मर्डर। हमें हाँ, फिर कि कोई किसी गोली ने से। गोली चलाई और कोई मर गया, यही लगेगा ना। लेकिन क्या पता वो टीवी देख रहा हो, टीवी में से आवाज आ रही हो, ये भी तो हो सकता है। ये तो टीवी में से आवाज आ रही थी, वो बैठ के टीवी देख रहा था बढ़िया से पॉपकॉर्न खाते हुए। आई बात समझ में? अनुमान, अनुमान में बहुत गड़बड़ी होती है, क्योंकि वो गैस पर काम करता है। अनुमान हमेशा किसी और प्रमाण का साथ लेता है। जैसे आपने अपने टीचर से कुछ सुना बहुत अच्छे से, उसके बेसिस पर अगर आप गैस करोगे तो चांस ज्यादा है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही रैंडमली बस कुछ इधर उधर से जाना नहीं और ऐसे ही कुछ गैस कर दे तो पक्का है वो क्या होगा? गलत। इसलिए अनुमान प्रमाण भी सही तरीका नहीं होता नॉलेज का। अब देखते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। देखो इस वाले वर्ड को समझेंगे, पूरा श्लोक तो आशा नहीं कर पाएंगे, इस वाले को देखते हैं। यंत्र रूढ़ानी माया, वन बोलते हैं कि माया, माया मतलब ये प्रकृति, इस नेचर ने, ये ध्यान से नोट कर लेना, इस नेचर ने सबको क्या दिया है? एक यंत्र दिया है। यंत्र मतलब मशीन। कल याद करो, पढ़े थे ना हम, सोल को क्या मिला है? ये बॉडी। जैसे हमने कार और ह्यूमन बॉडी को कंपेयर किया था, जैसे कार भी एक मशीन है, बॉडी भी एक मशीन है। कार को कौन चलाता है? ड्राइवर। और बॉडी को कौन चलाता है? सोल। सोल। यस, ठीक है। अब देखो, इस मशीन को देने के बाद भगवान क्या चीज की है उसके लिए आप, हाँ पहले इसको देख लो। आपने देखा है कोई भी मशीन जब आप बाजार से खरीदने जाते हो तो उस मशीन के साथ एक मैनुअल आती है कि नहीं आती है? तो आप छोटा सा कैलकुलेटर भी खरीदोगे ना तो भी उसमें एक मैनुअल आता है कि इसको यूज कैसे करना है। तो मान लो आप जानते नहीं हो उस मशीन के बारे में और आते ही आप शुरू, मैं बटन दबाऊंगा, मैं बटन दबाऊंगा, मैं तार दबाऊंगा, ये शुरू हो गए डे 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 डे, कुछ भी इधर से बटन दबा रहे हैं, तो क्या होगा फिर? वो मशीन खराब हो जाएगी। सही बात है कि नहीं है? कभी भी हमको कोई नई चीज को ऑपरेट करना हो तो सीखना पड़ता है ना। कहाँ से सीखते हो? मैनुअल से सीखते हो। और मुझे बताओ, मैनुअल बनाता कौन है? जिसने मशीन को बनाया। ये कैलकुलेटर का मैनुअल कौन बनाएगा? जिसने कैलकुलेटर बनाया होगा, उसी को तो पता है ये कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? तो देखो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, तो ध्यान से देखना।
वो इसमें एक लेसन है, वो आपको बताना है बाद में क्या सीखे इसमें से। साउंड आ रही है? क्या लेसन सीखा इससे हमने? प्रभुजी हमें कोई काम बिना सोचे समझे, बिना ध्यान से देखे उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई बताओ। और जल्दी का काम हमें काम शैतान का काम होता है। बिना किसी जानकारी के किसी चीज को चलाना नहीं चाहिए। बिना जानकारी के कुछ काम नहीं कृष्णा करना जी, आप चाहिए। बताओ। ज्ञान है। हरे कृष्ण कृष्णा जी, आप बताओ। मुझे हाँ, हमने बताओ। इससे ये सीखा कि जो चीज हमें जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमें उसे ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए। पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, फिर उसको समझ के फिर यूज करना चाहिए। बिना मैनुअल के अगर हम किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो पक्का है वो मशीन भी खराब होगी और हमको भी नुकसान होगा। करेक्ट? हाँ, उसी तरह से हमने क्या देखा, भगवान ने हमको क्या दिया है? मशीन। इस मशीन का नाम क्या है? ह्यूमन बॉडी। हाँ, उस मशीन का नाम क्या है? ह्यूमन बॉडी। अब इस बॉडी को चलाने के लिए भगवान भी तो एक मैनुअल दिए होंगे। जब एक छोटी सी फैक्ट्री एक कोई भी आइटम बनाती है तो उसके साथ मैनुअल देती है। उसी तरह से भगवान ने भी हमको यंत्र दिया, एक मशीन दी है, तो साथ में क्या दी होगी फिर? एक मैनुअल। चलो उस मैनुअल को समझते हैं। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद वेद एव चाम। ये सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अपने पास बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। भगवत गीता में ही आता है ये वाला श्लोक भी। देखो क्या बोल रहे भगवान, वेदांत कृत। वेदांत कृत मतलब मैंने ही वेदों को बनाया है। वेदांत कृत, मैंने ही वेदों को बनाया है। जैसे वो कैलकुलेटर वाली कंपनी ने क्या किया था, कैलकुलेटर का मैनुअल बनाया था। ऐसी भगवान ने भी मशीन देने के बाद क्या किया, वेदांत कृत मैनुअल को बनाया। आ रहे समझ में? तो मैनुअल कौन से हैं? उन मैनुअल को क्या बोलते हैं हम? यस, उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर, दैट इज शास्त्र। और वो बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं, भगवत गीता, और साथ में और क्या है, वेद। तो याद रखना, वेद और भगवत गीता, ये क्या है, मैनुअल ऑफ लाइफ। ये सबको याद रखना है। जैसे हर मशीन के साथ मैनुअल आती है, ऐसे ह्यूमन बॉडी के साथ मैनुअल आती है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चर। जैसे भगवत गीता और वेद, याद रहेगा सबको। वान्या समझ में आ रहा है? अब देखो आपको कैसे ये स्क्रिप्चर्स बहुत अमेजिंग है, इसके थोड़े थोड़े आपको आइडिया देता हूं। आपको पता है एक स्क्रिप्चर है जिसका नाम है विमान शास्त्र। विमान शास्त्र, इसकी क्या खास बात है विमान शास्त्र की? इस बुक में कैसे आपको एक एयरप्लेन को डिजाइन करना चाहिए उसके बारे में डिटेल दे रखी है।
और इसी वाले स्क्रिप्चर को पढ़ के बहुत सारे साइंटिस्ट इस विमान पर काम भी किए थे, बहुत सारे लोग रिसर्च किए थे इसके ऊपर। और अभी जो एरोप्लेन का मॉडल निकल के आता है ना, उसका बहुत सारा इंस्पिरेशन यहाँ से मिला था, विमान शास्त्र। आपको देखो एक साइंटिस्ट के बारे में भी बताता हूँ। University of California at Irvine, April 2017. देखो ये विमान शास्त्र पढ़े थे, बस मुझे सुनते जाना। ये विमान शास्त्र पढ़े थे और इससे उनको आइडिया मिला एक एयरप्लेन डिजाइन करने का। देखो अभी मैंने जो फोटो दिखाया था वो दिख रहा है, ऑलमोस्ट इसके जैसा दिखता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन विमान शास्त्र में था और पढ़ पढ़ के उन्होंने एक अपना प्लेन बनाया उससे। और बताया जाता है कि अभी तक का एक ऐसा प्लेन है जो बहुत कम फ्यूल में सबसे ज्यादा उड़ जाता है, सबसे ज्यादा स्पीड से, बहुत कम फ्यूल लगता है इसमें। और इसी के बेसिस पर अभी एक रिसर्च चल रहा है जिसमें सबसे फास्टेस्ट एयरप्लेन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। जो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट एयरप्लेन होगा वो इसी को पढ़ पढ़ के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो ये कब लिखे गए थे स्क्रिप्चर, 5200 ईयर्स पहले, 5200 ईयर्स पहले। और तब के स्क्रिप्चर्स अभी तक टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से गाइड कर रहे हैं ना, देखो वो गाइडेंस ले लेके ही तो बना रहा है। तो अब आप मुझे बताओ तीनों प्रमाण में से बेस्ट कौन सा हुआ, प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द? शब्द मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जो जानता हो, शब्द। भाई उसने देखा कि इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है तो उसने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो बेस्ट गाइड हुआ ना। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो स्क्रिप्चर बहुत पहले लिखे गए थे, लेकिन इन स्क्रिप्चर्स में अभी कुछ टाइम पहले जो पर्सनैलिटीज आए थे उन सबका ऑलरेडी प्रिडिक्शन है, ठीक है ना। जैसे ये एक्सपेरिमेंट अब आप भी कर सकते हो। आप देखो ये श्लोक नंबर देखो क्या है, 12.1.12। और इस श्लोक में किसका प्रिडिक्शन है? अशोक। सबने नाम सुना है किंग अशोक का, उसमें मूवी भी आई थी। किंग अशोक का नाम सबने सुना है? हाँ गुरुजी। जी प्रभु जी। ठीक है, अब देखो आपको मैं सर्च करके बताता हूँ। 12.1.12। देखो ये रहा वो श्लोक, ठीक है ना। ये लिखा गया था कितने टाइम पहले? 5200 ईयर्स पहले, 5200 ईयर्स पहले। देखो श्लोक क्या है, स एव चंद्रगुप्तो वैद्वजो राज्यभिषेक्षति तत्सवो वारिसारस्तु तश्चाशोक वर्धन। मतलब स एव चंद्रगुप्तम वै, कि उस चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त राजा का नाम सुना है अपने, मौर्य डायनेस्टी के एक राजा थे चंद्रगुप्त। वही द्विजो राज्याभिषेक्षति, एक द्विज ने, द्विज मतलब एक ब्राह्मण ने राज्य अभिषेक किया था। ये ब्राह्मण का नाम क्या था? चाणक्य। ये जो ब्राह्मण है द्विज में कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का क्या किया था? अभिषेक। ये बात पहले से यहाँ पे लिखी हुई थी। तत्सुतो वारिसारस्तु, तत्सुतो मतलब उनका बेटा कौन है? वारिसार। चंद्रगुप्त का बेटा कौन? वारिसार। तत्श्चा अशोक वर्धना, तत्श्चा मतलब उनका फिर बेटा हुआ कौन? अशोक वर्धना। उनका बेटा कौन था? अशोक वर्धन। चंद्रगुप्त के बेटे थे वारिशर, वारिशर के बेटे थे कौन? अशोक वर्धन। ऐसे आगे भी बताएं अशोक वर्धन के बेटे कौन हुए थे। देखो अशोक वर्धन विल बी फॉलोड बाय सूयस, whose son will be शंगट। उनके भी बेटों के नाम है। और कब लिखा गया था? 5200 ईयर्स पहले। उनके नाम अभी भी स्क्रिप्चर्स में। तो ये अमेजिंग बात है कि नहीं है? प्रिडिक्शन कौन कर पाता है? कोई सामान्य चीज नहीं कर सकती ना। और वो पहले से बता दिया। अभी भी दे रखा है कि अभी एक अवतार आएंगे भगवान के, उनका नाम होगा कल्कि। सबने सुना है कल्कि का नाम? दे विल कम उस पर्टिकुलर जिले में, उस पर्टिकुलर घर में, उनके बेटे बनेंगे, उनका नाम होगा कल्कि। तो पहले से प्रिडिक्शन कर दिया। कैसे?
क्योंकि ये सिंपल नहीं है, ये कैसी बुक है, डिवाइन बुक। कई बार लोग बोलते हैं अरे पता नहीं कोई भी लिख के चला गया, क्या इसमें सिंपल सीधे कैसे मान लें उसको। ये सिंपल बुक नहीं है, एक डिवाइन बुक है। ये ऐसी बुक है जो कभी नहीं बदलती। अब देखो हमारे स्कूल की बुक हर साल बदलती रहती है, वो नॉलेज चेंज करते रहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के बेसिस पर बनी है। और एक ऐसी है शब्द के बेसिस पर। शब्द मतलब किसी ने अपने टीचर से सीखा, उसने अपने टीचर से सीखा, उसने अपने टीचर से सीखा, इसलिए कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज बना रहता है। ठीक है, आगे देखो। अब इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इसे ध्यान से समझना। आपको अगर कोई भी नॉलेज लेना होता है तो आप क्या करते, मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, एक कॉलेज चाहिए होगा, फिर एक टीचर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, तो अब मान लो आपके ऑटो वाले भैया कहें कि ठीक है तुमको डॉक्टर बनना है, ठीक है आप एक काम करना, कल से मेरे घर आ जाओ, मैं रोज सुबह आपको 4 घंटे पढ़ाया करूंगा और आपको कुछ टाइम में मैं डॉक्टर की डिग्री दे दूंगा। तो आप चले जाओगे ऐसे डॉक्टर बनने के लिए उनके पास पढ़ने? बोलो कितने लोग चले जाएंगे कि हाँ ठीक है अच्छा है। कोई है जो जाएगा? कहाँ जाओगे डॉक्टर अगर बनना है तो किसके पास जाओगे? भूमि बताओ। टीचर के पास। प्रभु जी हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको डॉक्टर बनने की सारी नॉलेज होगी, उसी से हाँ, एक कॉलेज में जाएंगे, जैसे एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे ना, उस कॉलेज में हमको टीचर मिल जाएंगे और बुक्स भी मिल जाएंगी, करेक्ट? तो एक अच्छा कॉलेज ढूंढेंगे, उस कॉलेज में अच्छे टीचर होंगे और फिर अच्छी बुक्स होंगी, उनको पढ़ के तो डॉक्टर बनेंगे। ऐसे थोड़ी किसी से कुछ भी पढ़ के अपन डॉक्टर बन जाएंगे। जैसे हमको नॉलेज लेना होता है तो 3 चीजें हमको ध्यान रखनी होती हैं, अच्छा कॉलेज, अच्छा टीचर, अच्छा बुक, तब हमको नॉलेज मिलेगी। और टीचर से सुनकर हम पढ़ाई करते हैं, करेक्ट? यानी कि कौन सा प्रमाण हुआ, ये शब्द प्रमाण। उसी तरह से जब हमको वैदिक नॉलेज लेना हो, स्क्रिप्चर की नॉलेज लेना हो, तो कहाँ जाएंगे? एक अच्छे कॉलेज, यानी कि एक अच्छे टेम्पल, एक अच्छे टीचर के पास, जैसे हम क्या बोलते हैं, गुरु। हम क्या बोलते हैं, गुरु। और फिर एक अच्छी बुक। ये बुक कौन सी होनी चाहिए? जो भगवान बता के गए हैं, ये वाली बुक से पढ़ना। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो टीचर बताती है ना बच्चों कल ये वाली बुक लेके आना है, और आप कोई और बुक ले जाओ तो टीचर मना कर देगी ना, नहीं ये वाली नहीं, यही वाली बुक चाहिए। आ रहे समझ में? तो राइट बुक, राइट कॉलेज और राइट टीचर, जब ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट होती हैं तब हमको नॉलेज मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा। अब अच्छे टीचर की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा टीचर है? जो मन से पढ़ाता है वो अच्छा टीचर होगा क्या, कि मेरे मन में आ रहा है चलो इसको ऐसे बता देते हैं? या वो टीचर अच्छा होगा जो अपने टीचर से बहुत अच्छे से सीखा होगा? गुरुजी जो अपने टीचर से अच्छा सीखा होगा उसी को ही टीचर बोलेंगे, अच्छा टीचर बोलेंगे। तो गुरु मतलब उन्होंने अपने गुरु से सीखा, उन्होंने अपने गुरु से सीखा, उन्होंने अपने गुरु से सीखा। इसको बोलेंगे क्या, एक अच्छा गुरु परंपरा सिस्टम। ठीक है, भगवान एक श्लोक में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। इस तरह से जो सारा ज्ञान था परंपरा के रूप में आगे बढ़ता चला गया। गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, फिर उसने अपने शिष्य को सिखाया, उसने अपने शिष्य को सिखाया, और इस तरह से उसे क्या बोलते हैं, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण ये नहीं है कि किसी से भी आपने पूछ लिया तो आप सीख जाओगे। शब्द प्रमाण में किससे पूछना ये बहुत जरूरी है। उसने भी अपने टीचर से सीखा हुआ होना चाहिए, तो उसने भी अपने टीचर से सीखा हुआ होना चाहिए। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई अच्छे से? ये ऐसे नहीं कि किसी से भी पूछेंगे तो काम चल जाएगा, एक अच्छे टीचर से पूछेंगे तब। और वही बेस्ट तरीका होता है नॉलेज लेने का। अपने आप हम ट्राई करते रहे, कुछ इधर उधर फून फान करते रहे तो काम नहीं बनेगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर, अगर ये जानना है कि क्या होता है तो कैसे पता चलेगा? भाई स्कूल में टीचर पढ़ा देते हैं और फिर हम याद कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ते हैं ना ये सब हम? कौन पढ़ाया? ये टीचर पढ़ाया। और नहीं 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 नहीं, मैं अपने आप देखूंगा क्या है। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको खुद समझने में। तो टीचर क्या कहते हैं, फटाक से बोर्ड पर हमको समझा देता है, जल्दी समझ में आ जाता है। और फिर आपसे अपना छोटा भाई पूछे तो उसे भी बता दोगे, और ऐसे वो भी आगे बता देगा। आ रहा है समझ में? यस। लेकिन अब क्या हुआ, ये परंपरा बहुत अच्छे से चलती हुई आ रही थी। अब इस वाले सेक्शन को जो बड़े लोग भी क्लास में बैठे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ से सारा गड़बड़ सिस्टम शुरू हो गया और हमारा पूरा ट्रैक बदल दिया गया, और हमको इतनी अच्छी चीज से क्या कर दिया, आप मतलब उसे डाइवर्ट कर दिया। आप ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल ऑनेस्टी से, कितने लोगों को धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है भगवत गीता पढ़ने में? क्या गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें दे रखी है, हमको थोड़ा पढ़ना चाहिए। कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है? बिल्कुल ऑनेस्टी से बताना। आ रहा जी हो तभी बताना। जी आ प्रभु रहा है जी। ना? हाँ, लेकिन पता है क्या किया गया था? मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। पता है क्या किया गया? जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना, तो आते ही इंडिया में देखी कि सब लोग बहुत खुश रहते थे, और किसी के अंदर भी किसी के प्रति चोरी करना और किसी को लूटना, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत हाई क्लास इंटेलिजेंस के बच्चे होते थे यहाँ पे। तो उनको डर लगने लगा कि धीरे धीरे इंडिया के जो बच्चे होंगे, इंडिया के जो लोग होंगे, वो बाहर की कंट्रीज पर डोमिनेट कर लेंगे। जैसे बाहर की कंट्री के लोग इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितने इंडियंस ग्रो करेंगे। इसलिए पहले इंडिया को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। भारत को क्या कहते थे पहले? सोने की चिड़िया। क्योंकि वो बहुत फ्लरिशिंग कंट्री थी, उसमें किसी भी चीज की कमी कभी रहती ही नहीं थी। तो कुछ साइंटिस्ट इंडिया आए थे, उनमें से एक का नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। इनको क्यों भेजा गया था? इनको भेजा गया था ये समझने के लिए कि इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं, भारत के अंदर जो लोग होते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट और इतने सेटिस्फाइड कैसे रहते हैं, क्या उनकी खास बात है। तो ये बहुत सारी जगह पे गए और फाइनली कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन सबको याद रखना है। वो बताया कि सारे इंडियंस के अंदर तीन बातें बहुत खास हैं। पहला, वो सब लोग वेद की स्टडी करते हैं, वेद या गीता, इनकी बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। दूसरा, उनको सबसे ज्यादा हेल्प करता है संस्कृत लैंग्वेज। जैसे बार बार वो सुबह सुबह संस्कृत का उच्चारण करते हैं। जो बच्चे संस्कृत का रोज उच्चारण करते हैं ना, भले ही समझ में ना आए, अब देखना उनको बोलने का पूरा मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, वो कभी भी किसी शब्द में अटकते नहीं है। उनका ब्रेन बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत बहुत फाइन चीजों को भी एनालाइज कर लेते हैं। जो लोग श्लोक याद कर रहे हैं ना और ऐसे रिपीट करते रहते हैं, आप देखना आपका इंटेलिजेंस बहुत शार्प हो जाएगा कुछ समय में। तो देखिए कि संस्कृत बहुत पावरफुल लैंग्वेज थी। और तीसरा था काउ मिल्क। ये सब लोग गाय का दूध पीते हैं। तो अगर किसी तरह ये तीनों चीजों को काट दिया जाए तो इंडियंस अपने आप वीक हो जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पता है वो लोग क्या किए? ये नॉलेज लेने के लिए इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती थी, जिसमें से एक का नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। सुना है आपने नाम? कितने बच्चों ने सुना है इसका नाम, नालंदा यूनिवर्सिटी? यस सर, ये उसमें वर्ल्ड आगरा की, भी गई थी। हाँ, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर इतनी बुक्स थी, इतनी रिसर्च होती थी, इतना अच्छे से पढ़ाया जाता था कि इंडिया के बाहर के लोग भी यहाँ पर आके पढ़ाई करते थे। तो ये लोग क्या किए, इसके अंदर आग लगा दिए, इसको जला दिए। और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये उसी का स्ट्रक्चर है जो टूट फूट गया पूरा। ये 6 मंथ तक जलती रही थी। हमारे बहुत सारे बुक्स यहाँ पर क्या हो गए थे, जल चुके थे, खत्म हो गए थे, बहुत सारे जो स्क्रिप्चर थे। तो देखो पहला वाला चीज उन्होंने खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। फिर संस्कृत के लिए क्या किए, इंग्लिश लैंग्वेज ले आए और सारे स्कूल में कंपलसरी कर दिया कि इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए। और जो इंग्लिश में जो पढ़ते थे उनको बहुत हाई प्रोफाइल की जॉब देना शुरू कर दी। तो सबको लगा कि संस्कृत छोड़ दो और इंग्लिश के पीछे भागो। तो सबको इंग्लिश 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 अच्छी लगने लगी। लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया, एकदम से कार वार में घुमाना शुरू कर दिया। तो सबके अंदर क्या लगा, अरे संस्कृत हिंदी बेकार है, इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है। तो सब इंग्लिश के पीछे चले गए। तो देखो लैंग्वेज को भी उन्होंने खत्म कर दिया। और काउ मिल्क के लिए क्या किया उन्होंने, दो चीजें करी।
एक तो काऊ को मारना शुरू कर दिया, काऊ को काट के बाहर उसका मीट बेचना शुरू कर दिया। और जो काऊ मिल्क होता है, तो उन्होंने देखा इंडियंस मिल्क के प्रति बहुत अट्रैक्टेड है, तो चाय इंट्रोड्यूस कर दी। कितने लोग जानते हैं कि टी ब्रिटिशर्स लेके आए थे? पहले इंडिया में टी नहीं होती थी, चाय नहीं होती थी। चाय कौन लेके आए? ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया में, ठीक है ना। तो क्या करें, लोगों को चाय पिलाना शुरू कर दिया, दूध में चाय डाल के पिलाना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे फिर चाय में दूध हटा के पानी मिलाना शुरू कर दिए, और फिर धीरे धीरे वो ब्लैक टी हो गई और कॉफी हो गई, तो दूध भी खत्म हो गया। जो तीन चीजें सबसे पावरफुल थी, उन्हीं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इंडियंस की इंटेलिजेंस वीक होना शुरू हो गई, और सब जो पहले बहुत बड़े बड़े काम करते थे, अब सब फिर क्या हुए, ऐसे परेशान से रहने शुरू कर दिए। जैसे बाहर के लोग भी परेशान रहते हैं, ऐसे इंडियन से परेशान होना शुरू कर दिए। अगर आप लोग ये तीन चीजें रोज करना शुरू कर दो, आप देखना थोड़े से टाइम के अंदर ही आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, और आपको कोई भी ऐसे उल्लू नहीं बना पाएगा कि किसी भी बात में आपको लुभा दिया, किसी भी चीज में आपको ऐसे फंसा दिया, ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। क्या क्या करना है, रोज थोड़ा थोड़ा गीता का अध्ययन करना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, वो मैं हेल्प करूंगा आपकी। रोज संस्कृत का उच्चारण करें, जैसे शाम की क्लास होती है आपकी संस्कृत की, ऐसे गीता खोलो और रोज एक श्लोक ऐसे बार बार बोलते रहो, भले ही समझ में नहीं आए लेकिन 5 मिनट तक ऐसे बोलते रहो बार बार। अब देखना धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज बहुत फ्लुएंट हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा बोलना। और जो नए नए श्लोक होंगे ना, वो भी आप आसानी से पढ़ लोगे और याद कर लोगे। अच्छा मुझे बताओ, कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है श्लोक याद करने में, अच्छा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी प्रभु, मुझे आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। और ऐसी काउ मिल्क, रोज गाय का दूध पिया करो, भैंस का नहीं, बफेलो नहीं, काउ। ये पेरेंट्स ध्यान रखना चाहिए, उनको बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, देसी गाय होनी चाहिए, उसका दूध पिलाओ आप, और बहुत शार्प हो जाएगा आपका ब्रेन, और आपको ये सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। जैसे अभी कभी कभी लगता है, अरे यार ये क्यों पढ़ना है, क्या है, मेरे को खेलने जाना है, टीवी देखना है, वो फलाना कुछ शो आ रहा होगा। ये क्यों आता है? क्योंकि हम खराब चीजें खाते पीते हैं और हमारा खराब चीजें करने का मन करता है। जिस कमरे के अंदर चूहा मरा हुआ रखा होगा, उस कमरे में बदबू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और जहां पे गुलाब के फूल रखे होंगे, वहां पे खुशबू आएगी। उसी तरह से जैसा हम चीज खाएंगे, वैसा ही हमारे अंदर चेतना बनेगी। अगर हम खराब चीज खाएंगे तो खराब चीज करने का मन करेगा, और अच्छी चीज खाएंगे तो अच्छी चीज करने का मन करेगा। काउ मिल्क सबसे बेस्ट होता है, तो हमको ये करना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, उसी को खत्म कर दिया। और अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको क्या करें, वापस रिवाइव करना शुरू करें। सब लोग मेरी हेल्प करोगे इसमें रिवाइव करने में? कौन कौन करेगा मेरी हेल्प? जी प्रभु जी, मैं आप बोलता करना हूँ। इसको। हम धीरे धीरे इसको वापस ठीक कर लेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और हम ऐसे बन जाएंगे कि लोग हमसे पूछेंगे यार आप क्या करते हो ऐसा, तो हम उसको भी बताएंगे, वो भी फिर अप्लाई करेगा। थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ना है रोज, क्या करना है, संस्कृत का उच्चारण करना है, और फिर काऊ मिल्क, रोज गाय का दूध पीना है, ठीक है ना। आप देखना ये सब वापस लौट के आ जाएगा। तो ऐसे साइंटिस्टों से हम, उन्होंने क्या किया, पूरा सिस्टम खराब कर दिया। फिर ये लोग क्या किए, मैक्स मूलर और इसके साथ दो लोग और थे। वो क्या किए, वो इंडियंस को बोले कि देखो आपके स्क्रिप्चर्स इतने अच्छे हैं, हम एक काम करते हैं, इनको ना ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश और पर्शियन लैंग्वेज में, और इंडिया के बाहर भी लेके जाएंगे। तो सब बोले तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करो 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 करो। तो उन्होंने इंडियन लिटरेचर का जो संस्कृत में था उसे पढ़ के ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रांसलेशन में क्या किया, वो किसी वर्ड का कुछ भी मीनिंग करते चले गए, जैसे जिससे लोगों में आपस में लड़ाई हो। जैसे ब्राह्मण की लड़ाई करा दी शूद्र से, ऐसे वैश्य की लड़ाई करा दी ब्राह्मण से, आपस में लड़ाई करेगी। देखो स्क्रिप्चर्स में ऐसा दिया है कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं, क्षत्रिय ऐसे होते हैं। आपने देखा है कितने सारे लोग आपस में लड़ते हैं इसी वजह से। तो कौन करवाया, ये लोग करवाए। पहले नहीं होता था ये, इनके आने के बाद सब शुरू हो गया, क्योंकि आपस में वो ट्रांसलेट ऐसे किए कि सब सिस्टम गड़बड़ हो गया। और जो ओरिजिनल बुक्स थी उनको क्या किया, जलाना शुरू कर दिया। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी, ऐसे और भी यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, ऐसे खत्म हो गया। समझ में आया? इसलिए हमको याद रखना है, अगर हम अच्छे स्कूल, मतलब अगर हमको स्क्रिप्चरल नॉलेज लेनी है, तो एक अच्छे टेम्पल, अच्छे गुरु और अच्छे बुक्स, इनकी हेल्प लेंगे तो वही नॉलेज हम वापस गेन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है आज की क्लास का।
अगर हमको राइट नॉलेज लेना है तो राइट टीचर से और राइट जगह से, यानी टेम्पल, राइट टेम्पल से, तब देखो वापस इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मुझे ईमानदारी से बताओ वापस से, इस कैंप में जुड़ने के बाद कितने लोगों को इंटरेस्ट और इंक्रीज हुआ है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा जानना है ये होता क्या है, इसमें और थोड़ा डीप में हमको पढ़ना है? कितने लोगों को इंटरेस्ट आया जी पहले से प्रभु ज्यादा? प्रभु जी सबको आ मुझे रहा है ना? हाँ, वेरी नाइस। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, इसे बोलते हैं माइथोलॉजी। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इंडियन की जो इंडियन स्क्रिप्चर है या जो हमारे रामायण है महाभारत है, इसके लिए क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी। आपके स्कूल में भी कभी कभी पढ़ाया गया होगा। माइथोलॉजी बहुत खराब शब्द है। माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब झूठ। आप मुझे बताओ, आपको लगता है जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्क्रिप्चर्स दे रखे हैं, ये झूठ है? अब देखो, उसमें चाणक्य के बारे में था, अशोक के बारे में था, विमान शास्त्र निकल के आया, और हमने गीता में कितनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती हैं। हमने कल आत्मा के बारे में पढ़ा था, जो रिसर्च 1940 में हुई थी, वो 5000 साल पहले बुक में ऑलरेडी दे रखी थी, सब पढ़ के आते थे और इंडिया में सब लोग मानते भी थे। कहाँ का था, इंडिया का था, और लोग बाहर ले गए उसको। अब उस सब चीजों को क्या बोला जाता है, माइथोलॉजी। ये सब झूठ है। कभी भी हमको, आप कसम खाओ आज, कभी भी हम अपने स्क्रिप्चर्स को, रामायण को, महाभारत को माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? माइथोलॉजी नहीं बोलना है। ये क्या है, प्रोथोलॉजी। ये सत्य है, हम सत्य की पढ़ाई करें। लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ मिथ मतलब झूठ, स्टडी ऑफ ट्रुथ मतलब सत्य, प्रोथोलॉजी, ठीक है? इसलिए याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं ये एकदम एक्यूरेट ट्रुथ है। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे हम उसे सीखते भी जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, वो जो हमने सिक्स्थ मैन वाली स्टोरी देखी थी, ये सब लोग अगर जानना चाहते हैं कि वास्तव में हम जो छू रहे हैं वो है कौन, कैसे पता चलेगा? सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये सब लोग एक, हाँ, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास चले जाएं और वो बता देगा, अरे अरे तुम सब लोग सही बोल रहे हो, लेकिन बस सब लोग इनकम्प्लीट बोल रहे हो। हाँ, उसके कान है वो एक्स की तरह है, वो पूंछ है वो रस्सी की तरह है, वो पेड़ है, वो जो पैर है वो पेड़ की तरह है, लाइक दिस। वो पूरा का पूरा वास्तव में एक एलिफेंट है। तो सब लोग बोलेंगे हाँ, अब कंप्लीट नॉलेज हो गई। तो कंप्लीट नॉलेज हमेशा किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछकर ही मिलती है, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति से पूछने पर हमको कंप्लीट नॉलेज मिलती है। अपने आप ट्राई करते रहेंगे तो थोड़ी 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 नॉलेज मिलेगी और उसमें भी गलती हो सकती है। तो इसलिए हमको कंप्लीट नॉलेज अगर लेना है तो किसके पास जाना है, स्क्रिप्चर्स। तो आज के लेसन को रिवाइज करें। सबसे पहली चीज हम क्या सीखे, क्या कितने तरह के तरीके होते हैं नॉलेज लेने के, 3 प्रमाण, जिसमें बेस्ट कौन सा होता है, शब्द प्रमाण, मतलब हियरिंग। लेकिन ये हियरिंग करनी किससे है, फ्रॉम राइट गुरु। राइट गुरु कौन होता है, जो अपने गुरु से अच्छे से सीखा हो, हर्ड फ्रॉम राइट। ठीक है ना, याद रहेगा सबको? अब अगर कोई आपसे कहे, वो बोले कि ऐसे कैसे तुम लोग मान लेते हो कि बुक में लिखा है तो ठीक ही होगा, यहाँ पे लिखा है तो ठीक ही होगा, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? प्रभु जैसे जी कई बार, हाँ क्योंकि वो सत्य है सारा। हाँ, हम अपने लाइफ में नॉलेज ऐसे ही लेते हैं। जैसे मान लो आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहां पर एक नॉर्मल, एक सामान्य व्यक्ति आपके पास है और बोले, अरे पता है ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, अब ट्रेन यहाँ नहीं आएगी, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज कर लोगे? उसके ऐसे बोलने पे कर लोगे चेंज? नहीं नहीं प्रभु। करेंगे।
लेकिन अगर अनाउंसमेंट हो जाए, ऊपर उस स्पीकर में से आवाज आए, फलाना फलाना ट्रेन जो इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है, असुविधा के लिए खेद है, तुरंत सब लोग अपना बैग उठाएंगे, भागना शुरू कर देंगे। देखो, ये व्यक्ति भी बोल रहा था और वो भी बोल रहा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गया, ये ऑथराइज नहीं है, वो क्या ऑथराइज है। लेकिन दोनों केस में हमको फेथ ही तो रखना था। आप कौन सा गए वहां पे जाके, ऑफिस में जाके पूरा चेक करके, ऐसे सुनने से ही तो फेथ रखा। हमको बस फेथ राइट जगह पर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? वरना हर व्यक्ति नॉलेज ऐसे ही लेता है, वो व्यक्ति भी नॉलेज ऐसे ही लेता है। देखो, जैसे फ्लाइट में जाते हैं खूब सारे लोग, मुझे बताओ कितने लोग हैं जो कभी पायलट के पास जाते हैं, उसका लाइसेंस चेक करते हैं कि भाई साहब जरा दिखाना, तुम लोग जानते भी हो प्लेन चलाना कि नहीं, तुमको लाइसेंस दिखाओ। कितने लोग पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। लेकिन एक फेथ होता है कि एयरलाइन है, गवर्नमेंट के एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, तो अंदर जो बैठेगा वो जानता होगा, ये फेथ रखते हैं ना। उसी तरह से स्क्रिप्चर्स पे फेथ रखकर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और वो बातें फिर सत्य निकलती है, वो सामान्य चीज नहीं है, वो एक डिवाइन गाइड है। सब लोगों को समझ में आया? अच्छा बताओ, आज का सेशन कैसा लगा सबको? प्रभु जी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। प्रभु जी बहुत अब अच्छा। प्रभु जी अब समझ में, स्क्रिप्चर क्या होते हैं? स्क्रिप्चर मतलब जो भगवान हमको मैनुअल दिए हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, उसे स्क्रिप्चर बोलते हैं। कौन दिया है? वो भगवान दिए हैं, इसलिए वो स्पेशल बुक्स हैं, वो नॉर्मल बुक्स नहीं है, बहुत स्पेशल बुक्स हैं। अगर हम उनको रेगुलरली पढ़ेंगे अच्छे से, तो हम बहुत अच्छे से इस लाइफ को चला सकते हैं। नहीं तो जैसे वो पोलर बियर बहुत दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, चोट लग रही थी, ऐसे हम भी अपनी लाइफ में अलग अलग जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे, और हमको उससे बचना है। तो भगवान ने जो तरीका दिया कि ऐसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, वैसे हम अपनी लाइफ जिएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा सिस्टम। समझ में आया सबको? जी प्रभु। ठीक है, हाँ जी ओके, यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे अब हम लोग। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।